थियरी है, तो दोनों थियरियों को आज हम फिनिश करेंगे ताकि आज लर्निंग का थियरी जो है वो फिनिश हो जाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मेलकम नोल्स का प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत। मेलकम नोल्स का प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत, उसको हम एंड्रोगोजी भी कहते हैं, एंड्रोगोजी थ्योरी ऑफ मेलकम नोल्स। तो हमने इसके पहले जो हमारा पहला या दूसरा लेक्चर यूट्यूब पे है, मैंने समझाया हुआ था कि एंड्रोगोजी क्या होती है, हाउटागोजी क्या होती है और पेडागोजी क्या होती है। तो हमने बताया हुआ था पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हाउटागोजी। पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हाउटागोजी में फर्क भी बताया हुआ था। तो पेडागोजी को कहते हैं शिक्षण शास्त्र, एंड्रोगोजी को कहते हैं प्रौढ़ शास्त्र और हाउटागोजी को कहते हैं कि सेल्फ लर्निंग। तो ये तीनों के बारे में चर्चा विस्तार में हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हाउटागोजी को पढ़ लेंगे। चलिए, तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं, मेलकम नोल्स का प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत। उसके बाद ये फिनिश होते ही हम और पढ़ेंगे। इसके बाद ये थियरी खत्म होने के बाद हम एक थियरी और पढ़ेंगे। वो थियरी को भी पढ़ेंगे, फेरेरे की थियरी है, वो फेरेरे की थियरी। ये थियरी फिनिश होती है, आज हम उसको भी फिनिश करेंगे। दो थियरी हम पढ़ने वाले हैं, दोनों शॉर्ट है, बहुत छोटे में पढ़ेंगे, बहुत छोटे में हम पढ़ेंगे। चलिए, और आपके सजेशन विचार हमें जो है वो शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले तो जैसा कि हम हमेशा पढ़ रहे हैं, उसी पढ़ने के हिसाब से इस बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने अब तक पढ़ क्या लिया है। थोड़ा सा उस पर हम रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन करके क्विक रिवीजन करेंगे और उसी रिवीजन के हिसाब से फिर आएंगे जल्दी से। उसी रिवीजन के हिसाब से फिर हम जल्दी से आएंगे अपने मुद्दे पर। यहाँ पे ना आकर के अगर आप लोग जो है वो वहीं रहे, बाहर ही रहे, यूट्यूब पे देखें तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो देखते हैं क्या हमारा सिद्धांत क्या है। सिद्धांत क्या है तो हमने पढ़ लिया हुआ था, क्या पढ़ लिया हुआ था, हमने पढ़ लिया हुआ था अधिगम के सिद्धांत में। अधिगम के सिद्धांत को हमने पढ़ा हुआ था कैसे, कुल 3 रूपों में। अधिगम के सिद्धांत को हमने 3 रूपों में पढ़ा हुआ था। कितने रूपों में, 3 रूपों में। तो सबसे पहले हमने कहा था क्या, व्यवहारवादी। मैं इस पर बार बार चर्चा कर रहा हूं और आप लोग बार बार इससे प्रश्न आता है तो भूल जाते हो, तो इस पर ध्यान करिए। मैं इसीलिए इसको बार बार ध्यान कर रहा हूं। एटलीस्ट अगर आप थियरिस्ट के नाम याद रखे रहोगे, थियरिस्टों के नाम याद रखे रहोगे, तभी भी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकोगे। थियरिस्टों के जो भी सिद्धांतवादियों के नाम अगर याद रखे रहोगे, उनकी स्कूल्स को याद रखे रहोगे, तो आप आसानी से जवाब दे पाओगे। तो वो इसीलिए मैं बार बार लेके आता हूं। तो व्यवहारवादी थे, संज्ञानवादी थे, संज्ञानात्मकवादी, और कौन थे, तो मानवतावादी, या इसी को कहते हैं संरचनात्मकवादी। मानवतावादी या हम इसी को संरचनावादी भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए, हम इसमें पढ़ रहे थे, हमने इसमें पढ़ लिया हुआ था 2 प्रकार के लोगों को। इसमें 2 प्रकार के लोग, व्यवहारवादी में 2 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के लोग हैं, ये पुनर्बलन के साथ और एक पुनर्बलन के बगैर। एक पुनर्बलन के बगैर और पुनर्बलन के साथ। इस पर कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, पुनर्बलन के बगैर के साथ। यहाँ पे बगैर में कौन कौन थे, तो 2 लोग थे, पावलो थे और गुथरी। पावलो और गुथरी। यहाँ पे कौन कौन था, तो यहाँ पे थे थॉर्नडाइक, स्किनर, हल। थॉर्नडाइक, स्किनर और हल। और इसमें कौन कौन था, तो संज्ञानात्मकवादी में सबसे पहले हमने किसको पढ़ा हुआ था, संज्ञानात्मकवादी में हमने कोहलर को पढ़ा हुआ था। कोहलर थे, टॉलमैन थे, टॉलमैन। और हमने किसको पढ़ लिया था, हमने कोहलर को पढ़ लिया हुआ था, टॉलमैन को पढ़ लिया हुआ था। साथ साथ में हमने किसको पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा हुआ था गेस्टाल्टवादी, टॉलमैन हो गए और गुथरी हो गए। फिर उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था लेविन को। किसको पढ़ा हुआ था, लेविन को पढ़ा हुआ था। लेविन को पढ़ने के बाद हमने और किसको पढ़ा हुआ था, इसी में हमने पढ़ा हुआ था किसको, बंडूरा को पढ़ा हुआ था। बंडूरा के साथ में पढ़ने के बाद हमने और किसको पढ़ा हुआ था इसी में, तो बंडूरा के साथ साथ में हमने गैगने को पढ़ा हुआ था। और इसी में कौन है, पियाजे जी हैं। और इसी में कौन है, तो इसी में वाइगोस्की जी हैं। इतने लोग, कोहलर, गेगने, टॉलमैन, बंडूरा, लेविन, पियाजे, वाइगोस्की, इन सारे लोगों को हमने पढ़ लिया हुआ है। वही बात आती है किसकी, तो बात आती है अब यहाँ पे मानवतावादी में हमने सबसे पहले किसको पढ़ा, तो मास्लो जी को मानवतावादी का जनक भी कहते हैं। मास्लो जी को पढ़ा। फिर मास्लो जी को पढ़ने के बाद फिर हमने किसको पढ़ा, तो मास्लो के बाद जो हमने कार्ल रोजर्स को पढ़ा। कार्ल रोजर्स को पढ़ने के बाद हमने किसको पढ़ा, तो अभी हमने कल ही डेविड कोल्ब जी को पढ़ा।
कोल्ब जी को पढ़ा। आज हम किसको पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मेलकम नोल्स को। मेलकम नोल्स और कौन है? फेरेरे हैं। फेरेरे, ये यहाँ पे हमने इन सारे लोगों को पढ़ लिया हुआ, ये भी हो गए, ये भी हो गए, ये भी हो गए। आज हमको इन दोनों को पढ़ना है, इन दोनों को पढ़ करके हम फिनिश करेंगे। ये मानवतावादी सिद्धांत के, मानवतावादी सिद्धांत के हैं। और ये लोग जो है, ये स्वतंत्रतावाद की बात समझ लो, स्वतंत्रता, अपने भारत की जो स्वतंत्रता, उसके स्वतंत्रता के आसपास ये लोगों ने अपनी थ्योरीज को दिया हुआ है। तो उस समय से है, तो ये रिसेंट के थ्योरिस्ट हैं। तो रिसेंट के थ्योरिस्टों को हम पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि लोगों ने क्या कहा हुआ। चलिए, यहां तक हो गया। मैं इसीलिए आपको इसको बात दोबारा से मैंने रिवीजन किया कि आपके मन में एक बार फिर वापस से बैठ जाए। तो व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, मानवतावादी, तो इसमें पुनर्मन के बगैर, पुनर्मन के साथ पाउलो, गुथरी, पुनर्मन के साथ में थॉर्नडाइक, पंडुरा और हल, थॉर्नडाइक, स्किनर और हल। और संज्ञानात्मकवादी में कोहलर, गेगनी, टॉलमैन, बंडूरा, लेविन, पियाजे और आइगोस्की। मानवतावादी में कौन? मास्लो, रोजर्स, कोल्ब और मेलकम नोल्स तथा फेरेरे, ये लोग थे। चलिए, ये मैं बहुत क्विक मैंने लिया है क्योंकि ये सब रिवीजन है। अभी हमने कल पढ़ा हुआ था किसको? कल हमने पढ़ा हुआ था कोल्ब जी को, डेविड कोल्ब जी को। तो डेविड कोल्ब जी क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि व्यक्ति सीखता कैसे है? तो व्यक्ति सीखता है एक चक्र में सीखता है, और उसी चक्र के आधार पे उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने सीखने का चक्र बताया और सीखने की शैली बताई थी। मानवतावादी सिद्धांत है, उन्होंने सीखने का अनुभव के जरिए सीखने का चक्र, किसने? डेविड कोल्ब जी ने। अभी जो हमने कल पढ़ा हुआ था, डेविड कोल्ब जी ने सीखने का चक्र और सीखने की शैली बताई हुई थी। अब वो सीखने की शैली बताई हुई थी, उसी के आधार पे जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ करके आए। कौन आए? तो वहां पे आए कौन? मेलकम नोल्स जी आए। उनका सिद्धांत पढ़ते हैं। चलिए, मेलकम नोल्स जी का सिद्धांत क्या है और वो कौन थे? बहुत ही शॉर्ट सी है सिद्धांत, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्विक निपटाएंगे इनको। मेलकम नोल्स यानी डेविड कोल्ब जी के पढ़ने के बाद हम आज पढ़ेंगे मेलकम नोल्स को। मेलकम नोल्स का सिद्धांत क्या है? मेलकम नोल्स जी ने बताया, क्या दिया उन्होंने? प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत दिया मेलकम नोल्स जी ने। चलिए, तो मेलकम नोल्स का प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत पढ़ते हैं। उनका सिद्धांत क्या है? मेलकम नोल्स का प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत। प्रौढ़ अधिगम सिद्धांत का मतलब कि बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं, तो वो अपने से सीखते हैं। तो इसको उन्होंने कहा, उसकी बात इन्होंने करी कि बच्चे सीखते कैसे, उस पर इन्होंने चर्चा करी। कैसी चर्चा करी है उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। लाइट इसका थोड़ा सा डीम है, इसलिए कम दिख रहा है। चलिए, मेलकम नोल्स जी का। तो अब मेलकम नोल्स, चलिए मेलकम नोल्स जी को पढ़ते हैं। मेलकम नोल्स। एंड्रागोजी थ्योरी। मेलकम नोल्स एंड्रागोजी थ्योरी, ये हमको पढ़ना है। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा मेलकम नोल्स जी कौन थे और उनका काम क्या था, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मेलकम नोल्स जी के बारे में। मेलकम नोल्स जी, आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ने वाले हैं नोल्स जी को। नोल्स जी ने हमको क्या समझाया हुआ, क्या बताया हुआ है। नोल्स जी को जैसे समझे तो नोल्स जी क्या है? वह मानवतावादी सिद्धांत है। मैंने यहाँ कहा बताया कि नोल्स जी कौन है, तो मानवतावादी सिद्धांत है। सिद्धांत इन्होंने दिया और मानवतावादी के बारे में इन्होंने चर्चा करी, और इन्होंने बताया कि व्यक्ति सीखता कैसे है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा करी थी। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, यूट्यूब पे जुड़े हैं आप लोग, बहुत बढ़िया है। हम आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलो, दोनों जगह हम समझ रहे हैं। मेलकम नोल्स जी के बारे में बहुत ज्यादा डीप जानकारी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं।
तो सबसे पहले समझते हैं मेलकम नॉर्थ जी का परिचय क्या है। इनका परिचय समझ लेंगे। नॉर्थ जी को परिचय, नॉर्थ जी का परिचय। चलिए ये हो गया। अब हम समझ रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि इतने में ही पूरा सिद्धांत हम इनका बता दें। चलिए तो हम यहां से ले लें परिचय। परिचय यहाँ जाए, यहाँ जाए, इधर से आते हैं। चलिए यहां से आते हैं, परिचय ले लेते हैं। सबसे पहले ये वाली लाइन में पढ़ेंगे इनका परिचय। परिचय परिचय क्या है किसका? मेलकम नॉर्थ जी का परिचय। तो मेलकम नॉर्थ जी के बारे में समझेंगे। मेलकम नॉर्थ जी कौन है? तो मेलकम नॉर्थ जी कौन है? तो ये अमेरिका, ये कहाँ के हैं? ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है इनका जन्म 24 अगस्त 1913 को, 24 अगस्त 1913 को मोन्टाना में हुआ था। 24 अगस्त 1913 को मोन्टाना, मोन्टाना अमेरिका में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 27 नवंबर 1997, 27 नवंबर 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब ये इन्होंने 84 वर्ष में जो है अपना देह त्याग दिया था। इनको जो सबसे बड़ा इनका जाना जाता है, जो इनका योगदान है, वह थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी है। इनका सबसे बड़ा योगदान क्या? तो थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी। इनका जो सबसे बड़ा योगदान है वह क्या है? वह है थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी। थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी। अब आप समझेंगे कहेंगे कि ये एंड्रोलॉजी है क्या, या एंड्रोलॉजी का मतलब होता है क्या कि वयस्क को पढ़ाने का शिक्षण शास्त्र, वयस्क लोगों को पढ़ाने का शिक्षण शास्त्र है, इसको कहते हैं। एंड्रोलॉजी जो है वो शिक्षण शास्त्र, पेडागोजी, पेडागोजी को कहते हैं शिक्षण शास्त्र। और एंड्रोलॉजी जो होती है, एंड्रोलॉजी भी शिक्षण शास्त्री है, बट वो किसको पढ़ाने के लिए? वो वयस्कों को पढ़ाने के लिए। वयस्कों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे वयस्कों को अनुभव दिया जाता है। यहाँ पे मतलब एक वातावरण दिया जाता है, उस वातावरण में रह करके वयस्क खुद सीखते हैं। वयस्क में कौन कि जैसे जैसे बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं के बाद पहुंचते हैं, 10वीं 11वीं के बाद 12वीं के बाद पहुंचते हैं, तो वहां के बाद जो कुछ भी सीखते हैं वह सब होता है क्या? जैसे कॉलेज एजुकेशन जो होती है वो सब एंड्रोलॉजी के ऊपर होती है। तो इसी को एंड्रोलॉजी देने का काम किया था। एंड्रोलॉजी देने का काम किया था, साथ साथ में इन्होंने मानवता को ध्यान में रखते हुए किया हुआ था कि मानव की जरूरत क्या है, मानव की जरूरत क्या है, उस मानव की जरूरता के आधार पे इन्होंने ये सिद्धांत दिया हुआ था। तो इसीलिए इनको कहा जाता है थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी। ये थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी को इन्होंने बढ़ाया था, प्रमोट किया था। तो प्रमोट करने के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी इन्होंने नहीं बनाया हुआ था। थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी का जो कॉइन करने का काम है, यानी खोज करने का काम इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने तो बस प्रमोट करने का काम किया था। जैसे हमने पढ़ा हुआ था क्या? हमने पढ़ा हुआ था इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है प्रमोट करने का काम किसी ने किया था, उसको क्वाइन करने का काम नहीं किया था। तो वैसे ही यहाँ पे इस वाली थियरी को, एंड्रोलॉजी थियरी को इन्होंने खोजने का काम नहीं किया था, इन्होंने इसको प्रमोट करने का काम किया था। उन्होंने देखा, जाना कि इसकी जरूरत है तो वयस्क शिक्षा की जरूरत है। वयस्कों को अगर हम रट्टा मार की तरह पढ़ाएंगे, बच्चों की तरह पढ़ाएंगे, तो बच्चे वो लोग नहीं पढ़ेंगे। उनको एक वातावरण दीजिए, उस वातावरण में रह करके खुद ही सीख लेंगे। तो ये उन्होंने प्रमोट किया हुआ था, इसीलिए इनका नाम जो है फेमस हुआ, थियरी ऑफ एंड्रोलॉजी। इन्होंने पुस्तक भी लिखी, उसी में इनका नाम फेमस हुआ। अब एंड्रोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया, उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो एंड्रोलॉजी शब्द है, सबसे पहली बार एंड्रोलॉजी शब्द सबसे पहली बार, यह सब याद करके रखिएगा। एंड्रोलॉजी शब्द जो सबसे पहली बार वो अलेक्जेंडर कैप ने दिया हुआ था। अलेक्जेंडर कैप ने दिया। और ये इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको प्रमोट किया।
इन्होंने उसको प्रमोट किया, तो इसलिए जाना जाता है। वहीं दूसरा नोल्स को और पछी नोल्स को और किसके रूप में जाना जाता है, तो ये ह्यूमनिस्ट लर्निंग थियरी, इन्होंने ह्यूमनिस्ट लर्निंग थियरी दी, इसलिए इनको ये भी इस रूप में भी जाने जाते हैं, ह्यूमनिस्ट लर्निंग थियरी का विकास, ह्यूमनिस्ट लर्निंग थियरी का विकास किया, इन्होंने किया, इसलिए भी इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, ह्यूमनिस्ट लर्निंग थ्योरी का विकास किया, इसलिए भी इनको जाना जाता है। इन्होंने इस ह्यूमनिस्ट लर्निंग थ्योरी में बताया क्या, कि व्यक्ति जो है वो अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, और व्यक्ति को क्या करना है, जो भी एडल्ट है उन एडल्टों को, जो वयस्क है उनको हम एक एक चीज करके पढ़ा नहीं सकते, उनके लिए एक अनुभव क्रिएट करिए, एक वातावरण क्रिएट करिए, और आप क्या करिए, आप उनको बस गाइड करिए, आप उनको गाइड करिए, निर्देश करेंगे, तो उस निर्देशन में गाइड में वो ऑटोमेटिक सीखने लगेंगे। तो इन्होंने कहा कि इस ह्यूमनिस्ट लर्निंग थ्योरी में उन्होंने कहा सबको सीखने का अधिकार है, सबको जानने का अधिकार है, उस जानने के अधिकार में, इसीलिए आगे जाकर के एनआईओएस नेशनल ओपन सिस्टम आया, इसी को प्रमोट करते हुए कि जो लोग सीखे, कोई भी सीखने से वंचित ना रह जाए, सारे लोग सीखे, तो सारे लोग सीखे, उस सारे लोगों को सीखने के लिए इन्होंने ह्यूमनिस्ट लर्निंग थ्योरी दी, और कहा कि जो लोग छूट जाते हैं उनको एडल्ट लर्निंग के रूप में उनको गाइड करा करके वातावरण दे दीजिए, उसमें वो लोग सीखने लगेंगे और वो अपना ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे, ज्ञान का निर्माण शिक्षार्थी खुद करेगा। तो इस पर उन्होंने प्रमोट किया। एंड्रोगोजी लर्निंग में एंड्रोगोजी ये जो एंड्रोगोजी लर्निंग और जो ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी है, उसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई। कई सारी बातें क्या बताई, सबसे पहली बात उन्होंने बताई कि ये जो है व्यक्ति को सीखने का अनुभव स्वयं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि व्यक्ति को सीखने का अनुभव स्वयं होना चाहिए इस ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी में। स्वयं होना चाहिए, और उन्होंने क्या कहा कि जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको खाली गाइड करने वाले हो, जो दूसरे व्यक्ति हैं जो उनको सिखाने वाला हो, गाइड का काम करे, बस गाइड यानी निर्देशक का काम करे, उसको पढ़ाए नहीं। तो इन लोगों को, वयस्क लोगों को गाइड करना है, गाइड करने के लिए शिक्षार्थियों को गाइड किया जाए। इस अवस्था में शिक्षार्थी को निर्देशन देने की बात करी, यानी टीचर का रोल क्या होगा, टीचर का रोल होगा यहाँ पे फैसिलिटेटर का, टीचर का रोल होगा गाइड का, टीचर का रोल होगा मेंटर का। यहाँ पे इस वाली अवस्था में टीचर का रोल होगा मेंटर का। इसके बारे में विस्तार में आप लोग हमारे यूट्यूब के चैनल पे पीछे जाइए सबसे पीछे, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड्रोगोजी, पेडागोजी और हाउटागोजी, आपको इस नाम से मिल जाएगा। किस नाम से मिल जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, एंड्रोगोजी, हाउटागोजी, एंड्रोगोजी, पेडागोजी और हाउटागोजी। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, पेडागोजी, पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड हाउटागोजी, हाउटागोजी बाय दिशा एकेडमी, ये डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, या मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको इस नाम से मिल जाएगा, पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हाउटागोजी, इस नाम से मिल जाएगा। उसमें पूरा विस्तार में 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर है, उसमें पूरा विस्तार में 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर है, तो वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा पेडागोजी, एंड्रोगोजी और हाउटागोजी के बारे में वो डिटेल मिल जाएगा, तो आपको हाउटागोजी और क्लियर हो जाएगा। हाउटागोजी में मतलब मैं बस बता देता हूं, ये एंड्रोगोजी मतलब क्या होता है कि वयस्कों को शिक्षा देना है, वयस्कों को माहौल देना है, उस माहौल में वयस्क क्या करेंगे, सीखेंगे। यहाँ इनको पढ़ाना नहीं है, यहाँ जैसे किताबें हैं, बता दिया, ये किताबें सिखा दिया और बोला कि जाकर के लाइब्रेरी में जाओ पढ़ो, तो लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ेंगे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ेंगे, वहां उनको एक एक चीज पढ़ानी नहीं है, वो उनको ज्ञान का सृजन खुद करना है। तो ज्ञान का सृजन जैसे व्यक्ति अपने सीखने का अनुभव स्वयं करेंगे, ज्ञान का सृजन वह स्वयं करेंगे, तो ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। टीचर का रोल क्या होता है, टीचर वहां पे मेंटर का काम करता है, टीचर वहां पे गाइड का काम करता है, यही चीज उन्होंने अपने में समझाई, इसी को बढ़ाने का काम किया, तो एंड्रोगोजी को बढ़ाने का काम किया, इसीलिए मेलकम नोल्स को जाना जाता है, मेलकम नोल्स को जाना जाता है कि यह एक प्रकार की क्या है, यह भी एक शिक्षाविद है, और इन्होंने शिक्षाविद के रूप में, मनोविज्ञान के रूप में इन्होंने बहुत सारा काम किया। चलिए तो आगे चलते हैं, इसके बारे में, तो इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नॉल्स ने किया क्या, नॉल्स का जो योगदान है वह योगदान किस रूप में है, तो नॉल्स ने कुल 5 धारणाएं बताई, नॉल्स ने 5 धारणाएं बताई। वो 5 धारणाएं क्या है जो फेमस है इनकी, मेलकम नॉल्स की 5 धारणाएं हैं। चलिए यहाँ पे समझेंगे, मेलकम नॉल्स का हमने यहाँ पे परिचय पढ़ा, अब यहाँ पढ़ रहे हैं मेलकम नॉल्स की 5 धारणाएं।
मेलकम नोल्स की 5 धारणाएं, एजम्पशंस। 5 धारणाएं क्या है इसके बारे में समझते हैं। मेलकम नोल्स की 5 धारणाएं, 5 एजम्पशंस इन्होंने समझाया। इन्होंने 5 एजम्पशंस समझाया। सबसे पहली जो एजम्पशन इन्होंने दी, सबसे पहला, अभी मैं बता रहा हूं, यहां तक तो हमने परिचय बताया। ये जो फेमस है किस लिए फेमस है, तो थियरी ऑफ एंड्रोगोजी और ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी के लिए फेमस है। ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थ्योरी के लिए फेमस है और थियरी ऑफ एंड्रोगोजी के लिए फेमस है, इसलिए इनको पढ़ा जाता है, इसलिए इनको जाना जाता है। इन्होंने वयस्कों के लिए शिक्षा कैसी हो इसके बारे में बताया, तो इसके बारे में उन्होंने 5 धारणाएं बताई, 5 एजम्पशन बताए। चलिए पांचों एजम्पशन को हम यहाँ पे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला जो एजम्पशन था, उस पहले एजम्पशन को इन्होंने कहा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। जो इन्होंने पहले एजम्पशन बताई, उन्होंने कहा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, या एक इनकी पुस्तक भी आई थी, ये पुस्तक से ही इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। एक इनकी पुस्तक थी, कभी कभी ये पूछा जाता है कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग किसने दिया, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग किसने दिया। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा, या आगे जाकर के भी एग्जाम आते हैं। अगर जैसे आप अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, फिर आगे जाकर के आप जो है रीड की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसबी में भी कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है। फिर आगे जाकर के जैसे ही आप हेडमास्टर की ट्रेनिंग दो, मतलब वहां पे एग्जाम आएगा, तो उसमें आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में आता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्न पूछे जाते हैं मेलकम नोल्स से संबंधित। तो मेलकम नोल्स में सेल्फ डायरेक्टेड मतलब क्या, कि व्यक्ति अपने से खुद से डायरेक्टेड होकर के, खुद से निर्देशित होकर के, स्वनिर्देशित होकर के सीखे। यानी यहाँ पे बात क्या करी जा रही है, यहाँ पे इंटरनल मोटिवेशन की बात करी जा रही है, इसलिए इनको मोटिवेशन लर्निंग में भी लिया जाता है। मोटिवेशन लर्निंग में लिया जाता है कि ये कहते हैं, सुझाते हैं कि व्यक्ति को एक्सटर्नली मोटिवेट तो हो ही, बट साथ साथ में ज्यादा कैसे सीखेगा, जब वो इंटरनली मोटिवेट होगा, यानी सेल्फ डायरेक्टेड होगा, स्वनिर्देशित होगा, तब जाकर के पढ़ेगा। किसी ने कहा जाकर के पढ़ो, किसी ने कहा जाकर के पढ़ो, तो आप क्या करोगे, आधे घंटे पढ़ लोगे, पढ़ लोगे, फिर आपका मन नहीं लगेगा। बट जब आपके अंदर में खुद से जिज्ञासा, जब खुद से जो है हगस होगी, मतलब आपके अंदर में खुद से जब इच्छा होगी, तो आप सीखने के लिए प्रेरित करोगे। 2 घंटे नहीं, 3 घंटे, 3 घंटे नहीं, 4 घंटे, 4 घंटे नहीं, 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे और अंडरस्टैंड करके पढ़ोगे। तो यही चीज उन्होंने बताया सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में। यह जो इनकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग आई, वह कब आई, 1975 में। यही कब, 1975 में, 1975 में आई। तो यह सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी इनके नाम से ही फेमस है। तो उन्होंने कहा सबसे पहली जो धारणा है, या एंड्रोगोजी की जो सबसे पहली धारणा है, वह धारणा क्या है कि व्यक्ति को सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए। और जो टीचर है, वो टीचर इस तरह का माहौल बनाए, टीचर इस तरह का माहौल बनाए कि बच्चे सेल्फ डायरेक्टेड हो जाए। उनको इस तरह का मोटिवेट करो कि जैसे वो जाकर के खुद से पढ़ के आए। सारी बातें ज्ञान आप दे दोगे तो बच्चा कब पढ़ेगा, लाइब्रेरी कब जाएगा, लोगों से बातचीत कब करेगा, डिस्कशन कब करेगा लोगों से, वह और जाकर के स्व लर्निंग कैसे करेगा, वह जाकर के फील्ड में कैसे जाएगा। ये सब चीजें जब तक नहीं करेगा, तब तक उसको सीखने को नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए। वो उन्होंने कब दिया, 1975 में। मैं यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल साथ में देते चल रहा हूं ताकि आपको वह याद रहे। दूसरा इन्होंने कहा कि जो सीखना है, अब देखिए इन्होंने उठाया किसको, इन्होंने आगे चल करके उठाया, इन्होंने उठाया पीछे से, मतलब जो अभी हम पीछे पढ़ रहे हैं, अनुभव के आधार पे। तो अनुभव के आधार पे भी जो है, ये कहते हैं कि व्यक्ति जो अधिगम करेगा वो अनुभव के आधार पे सीखेगा, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंस के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से इन्होंने दूसरा कहा एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना। दूसरी अवधारणा बताई कि वह क्या हो, उसको एक्सपीरियंस दीजिए, सबसे पहले एक्सपीरियंस कराइए कि वह जाए और जाकर के वहां उस वातावरण में सीखे। तो वातावरण में जब जाएगा, सीखेगा, तो वहां से वह काफी कुछ सीखेगा और उसी के आधार पे बेस बना करके, उसी को बेस बना करके वो आगे जाएगा, उसी को बेस बना करके आगे जाएगा और वो सीखेगा। जब उसके पास एक बेस रहेगा, पहले का पुराना बेस रहेगा, तो उसी पुराने बेस के आधार पे वह सीखेगा। हमने इसमें इस एक्सपीरियंस लर्निंग में पीछे के 2 लोगों को पढ़ा हुआ है। किसको पढ़ा है, तो कॉल रोजर्स को पढ़ा हुआ है, और वहीं डेविड कोल्ब और कॉल रोजर्स को पढ़ा हुआ है। ये दोनों लोग, डेविड कोल्ब जी और कॉल रोजर्स जी, ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना। तो उन्होंने उन लोगों को भी उठाया कि व्यक्ति के पास जब पहले पुराना अनुभव, यानी पूर्व ज्ञान, एक्सपीरियंस मतलब क्या, पूर्व ज्ञान, जब पूर्व ज्ञान होगा तो उसके आधार पे आगे जाकर के वह सीखेगा, आगे जाकर के सीखेगा। जिसको कोल्ब जी ने भी कहा कि सबसे पहले क्या करना, अनुभव देना, उस अनुभव को फिर क्या करना, ऑब्जर्व कराना, ऑब्जर्व करने के बाद फिर क्या कराना, तो वह जो है उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करे, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअलाइज करे, फिर उसके आधार पे वह नया नॉलेज एक्सपेरिमेंट करे। तो एक्सपेरिमेंट करे, इस आधार पे इन्होंने भी वही चीज कहा कि व्यक्ति सेल्फ डायरेक्टेड होकर के सीखे, बट वो पुराने अनुभवों के आधार पे सीखे।
तो पुराने अनुभव के आधार पर सीखने के लिए इन्होंने क्या किया, प्रेरित किया। आगे चल करके इन्होंने और अवधारणा दी, 5 अवधारणा है, तो अभी तक हमने 2 अवधारणा पढ़ ली है। जो उन्होंने तीसरी अवधारणा दी, वो तीसरी अवधारणा क्या दी, इन्होंने कहा कि पढ़ने के लिए रेडी करना, रेडीनेस टू लर्न करना। इन्होंने जो तीसरी अवधारणा दी, मतलब धारणा बताई, एजम्पशन बताया, इन्होंने कहा कि रेडीनेस टू लर्न, रेडीनेस टू लर्न यानी सीखने के लिए वर्तमान में तैयार होना, वर्तमान के लिए तैयार होना, सीखने के लिए वर्तमान में तैयार होना, यानी तैयार करना। वो तैयार कैसे होगा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी कोर्स हुआ, उस कोर्स के लिए क्या होता है कि बच्चे नए नए आते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे डीएड की बात कर लें, थोड़े से मैं अलग पेन से लिखूं। मान लीजिए जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के कोर्सेज है, उन कोर्सेज की बात करता हूं कि डीएड हो गया, डीएलएड हो गया, आगे चलता है बीएसटीसी जो कि बदल गया है, बीएसटीसी हो गया, या फिर और भी बीटीसी हो गया। ये सारे कोर्स हैं, इन सारे कोर्सों का नाम तो एक ही हो गया है। अब इन कोर्सों में बच्चे क्या करते हैं, 10+2 पास करके आते हैं, यानी 12वीं पास होकर के आते हैं। अब 12वीं पास होकर के आते हैं, आएंगे बच्चे क्या होंगे, लगभग एडल्ट हो जाते हैं, लगभग यहाँ पे 17 साल के 18 साल के हो जाते हैं, 17 साल के 18 साल के हो जाते हैं। अब इन बच्चों को जो लर्निंग दी जाएगी, ये बच्चे अब जब जाएंगे, आगे जाएंगे तो क्या होंगे, इनको कौन सी, ये जब सीखेंगे तो कौन से में आएंगे, फिर जाएंगे किसमें, ये आएंगे कौन से में, एंड्रोगोजी में आएंगे। इससे पहले बच्चा जब पहली से लेकर के 8वीं तक पढ़ता है, या 9वीं और 10वीं तक पढ़ता है, ये सब चलती है किसमें, ये पेडागोजी में चलती है, पेडागोजी में शिक्षण शास्त्र, यहाँ पे शिक्षण शास्त्र को प्रयोग किया जाता है, यानी टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक, पढ़ाने का शैली, पढ़ाने का तरीका, ये सब कुछ इसके तहत लर्निंग का माहौल बनाया जाता है। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करता है, तो ये सब चीजें पेडागोजी में आती है। जबकि इससे ऊपर जो बच्चा जाता है तो वहां पे एनागोजी आती है। यहाँ पे वही चीज हम नहीं अपना सकते हैं जो बच्चे को पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ा रहे थे, 9वीं 10वीं पढ़ा रहे थे कि हम जो कहेंगे उतना ही सीखना है, तो वो माहौल यहाँ नहीं चलता है। माहौल क्या होगा, वहां पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उनको फ्रीडम देनी पड़ेगी, बच्चों को फ्रीडम देनी पड़ेगी। तो फ्रीडम देने के लिए जब बच्चा वहां जाएगा, एक नए माहौल में जाएगा, जैसे 12वीं तक पढ़ लिया, फिर नए माहौल में जाएगा, तो उस नए माहौल में जाने के लिए क्या करना, उसको रेडी करना, रेडीनेस टू लर्न। जैसे कुछ बच्चे 12वीं पास करके किसी गंतव्य पर गए सीखने के लिए, मान लीजिए भोपाल गए बच्चे सीखने के लिए, कहाँ गए, भोपाल। अब भोपाल बच्चे गए, राजस्थान से भोपाल गए, अब भोपाल वहां गए तो भोपाल उनके लिए क्या होगी, जगह नहीं होगी, भोपाल जगह नहीं हो गई। अब भोपाल में जहां पे पढ़ेंगे, जिस कॉलेज में पढ़ेंगे, उस कॉलेज का रूल रेगुलेशन वह नया होगा। तो सबसे पहले क्या करना, उनको बच्चों को इन्होंने कहा, धारणा बताई कि बच्चा पहले से रेडी हो, तो इसके लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना, क्या करना, उसको गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना कि उस जगह पे जाने के लिए वह तैयार हो, यानी क्या हो, रेडीनेस टू लर्न, सीखने के लिए वह तैयार हो। तो उसके अंदर वो इंटरनल मोटिवेशन उसके अंदर में आना चाहिए, उसके अंदर में एक्सपीरियंस जो पुराना है वो आना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस दे या कहीं देखा हो, कहीं सुना हो कि देखो उन्होंने ये कोर्स किया तो उनको जॉब लग गई, वो अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, उनका लोग वेलकम करते हैं, समाज में उनका आदर होता है। तो इसको देख करके, किसी को मॉडल बना करके या किसी को देख करके वो सारे अनुभव ले, और अनुभव के आधार पर जो है वह सीखने के लिए प्रेरित हो। तो इसीलिए उन्होंने पहला बात कही क्या, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, दूसरा उन्होंने कहा एक्सपीरियंस के माध्यम से सीखना, और तीसरा उन्होंने कहा कि सीखने के लिए तैयार होना, यानी रेडीनेस टू लर्न होना। जो चौथी बात उन्होंने बताई, वो चौथी बात भी एक बहुत ही अहम बात है। चौथा उन्होंने कहा, धारणा उन्होंने बताई सीखने के लिए, एंड्रोगोजी में सीखने की जो चौथी उन्होंने धारणा बताई, वो चौथी धारणा क्या थी, वो थी ओरिएंटेशन टू लर्निंग। ओरिएंटेशन टू लर्निंग, देखिए कोई भी बात है, कोई भी चीज है, वो उसको सीखने के लिए ओरिएंटेशन देना पड़ता है। ओरिएंटेशन मतलब क्या, उसको थोड़ा सा तैयार करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि देखो ये है। मान लीजिए आप कहीं भी किसी भी जगह पे गए, तो उस जगह पे जब जाते हैं तो कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला होता है, बताने वाला होता है। मान लीजिए आप किसी एक प्लेस पर विजिट करने गए, तो विजिट करने पर आपको कोई ओरिएंट करने वाला होगा कि देखो यहाँ पे किला है, यहाँ पे जो है ये तालाब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे ये सारी बातें, जो भी विजिट करने के लिए चाहे जहां पे चले जाए, वो ये अलग बताएगा जगह, ये अलग बताएगा जगह, ये अलग बताएगा, कोई गाइड करने वाला होगा। जब गाइड करने वाला होगा तो क्या करेंगे, आप उन सारी बातों को सीख लेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, जो चौथी बात उन्होंने कही कि ओरिएंटेशन टू लर्निंग, जब सीखने से पहले एक बार ओरिएंट करें बच्चों को कि ये है क्या, किस चीज का रूप है, ओरिएंट कर देंगे तो बच्चा आगे जाकर के बस सीखने लगेगा। जैसे मान लीजिए, पहले मैं ये लिख दूं, फिर आपको एक और एग्जांपल दूंगा कि क्या करना। जो चौथी बात उन्होंने दी कि निर्देश क्या करना, ओरिएंटेशन टू लर्निंग देना।
इसमें मैं एग्जांपल देता हूं। ओरिएंटेशन टू लर्निंग, टीचर ने क्या कहा, टीचर ने कहा मान लीजिए आपने किसी भी कोर्स में दाखिला ले लिया, मान लीजिए आपने डीएड में दाखिला ले लिया, डीएड में, क्योंकि ये टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है, कॉलेज है और ये प्रोग्राम है, तो इसलिए मैं डीएड का ही एग्जांपल लेता हूं। बीएड में लिया, और चूंकि ये कोर्सेज भी एंड्रोगोजी से ही संबंधित होते हैं, एंड्रोगोजी से ही संबंधित होते हैं। तो अब यहाँ पे गए, या मान लीजिए हम यहाँ पे बीए की बात कर लेते हैं, बीए बीएससी की बात कर लेते हैं, ये भी एंड्रोगोजी का पार्ट होता है, ये भी एंड्रोगोजी का पार्ट होता है। अब इसमें बच्चा चाहे डीएड में एडमिशन ले लिया, चाहे बीएड में एडमिशन ले लिया, चाहे बीए में, चाहे बीएससी में, अब इस कोर्स के बारे में, कोर्स क्या है, कोर्स कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, कितने समय चलेगा, इसमें कौन कौन से पेपर पढ़ जाएंगे, इसमें थ्योरी पार्ट क्या होगा, प्रैक्टिकल पार्ट क्या होगा, ये सारी बातें बताना क्या होगा, इसी को कहते हैं ओरिएंटेशन टू लर्निंग। लर्निंग कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा उनको केंद्रित करना, उनको समझाना, उनको निर्देश करना। तो निर्देश करना कि क्या होगा, ये प्रोग्राम क्या होगा। अब यहां से पढ़ने के बाद कहा कि लाइब्रेरी जाना है, आपको जाना है लाइब्रेरी से सीखना है। अब लाइब्रेरी में बचा गया, तो लाइब्रेरी में कौन सी पुस्तक कहाँ है, किस प्रकार से, कैसे पता चलेगा उसको। तो लाइब्रेरी में उसको बताना कि लाइब्रेरी में आप कैसे एक्सेस करोगे, लाइब्रेरी को कौन सी पुस्तक कहाँ होगी, रैक में कहाँ रखना है, उसको लेकर के पढ़ना, पढ़ करके वापस कहाँ रखना है, कहाँ से निकालना है, ये सारी बातें आप उसको ओरिएंट करोगे। एक दिन ओरिएंट कर दोगे तो बाकी बच्चा जो है दूसरे दिन से, तीसरे दिन से, चौथे दिन से, पांचवें दिन से, यानी चाहे बच्चा हो चाहे व्यक्ति हो, वह व्यक्ति या बच्चा वो क्या करेगा, उसको आराम से सीखने लगेगा और वहां से प्राप्त करेगा। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि चौथी बात उन्होंने कही ओरिएंटेशन टू लर्निंग। यह भी उन्होंने धारणा बताई सीखने के लिए उन्होंने कहा कि पहली बात उन्होंने कही कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि लर्निंग के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा लर्निंग के लिए रेडीनेस होना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा लर्निंग के लिए पहले एक बार ओरिएंट करना होना चाहिए। सातवें जो सबसे लास्ट बात कही और सबसे महत्वपूर्ण बात कही, पांचवी बात जो उन्होंने कही, सबसे अंतिम बात उन्होंने कहा कि लर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा कि लर्निंग के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। मोटिवेशन भी क्या, इंटरनल मोटिवेशन जो है ज्यादा होना चाहिए, कि अगर उसको इंटरनली मोटिवेट कर देंगे तो हर काम को अच्छी तरह से और अपना समझ करके डेडिकेशन से समझ करके वह करेगा। तो इन्होंने कहा क्या, लर्निंग के लिए मोटिवेशन टू लर्न, मोटिवेशन टू लर्न यानी सीखने के लिए प्रेरित करना। सीखने के लिए प्रेरित करना, सीखने के लिए निर्देश करना। तो ये जो है उन्होंने पांच बातें बताई। पांच बातें क्या बताई, पांच धारणाएं बताई उन्होंने। किसने, मेलकम नोल्स जी ने कहा कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होनी चाहिए। सीखने में पांच धारणाएं उन्होंने कहा कि सीखने के लिए एंड्रोगोजी में सीखना कैसे होगा, एंड्रोगोजी में सीखना होगा सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग के माध्यम से, एक्सपीरियंस के माध्यम से, रेडीनेस टू लर्न के माध्यम से, ओरिएंटेशन टू लर्निंग के माध्यम से और मोटिवेशन टू लर्न। ये इतनी बातें होनी चाहिए। इतनी बातें अगर होंगी तो व्यक्ति ऑटोमेटिक अपने से सीखेगा। अब इन सीखने की धारणाओं के अलावा उन्होंने कुछ और बिंदु बताए। उन्होंने कुछ टीचर्स के लिए सुझाव बताए। इन्होंने कुछ सुझाव बताया कि जब कोई बच्चा आता है, जब कोई छात्र आता है, जब आप एंड्रोगोजी में पढ़ाने वाले हो या जब एंड्रोगोजी में सीखने वाले हो, एंड्रोगोजी लेवल में जब आप पहुंच गए, तो उस लेवल में जब पढ़ाओगे या उस लेवल में सिखाओगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुमने कुछ सुझाव दिए, सजेशंस दिए। चलिए उनके सजेशंस को समझ लेते हैं। उनके सजेशंस क्या है, उन्होंने कुल 6 सजेशंस दिए। उनके 6 सजेशन समझ लेते हैं। मेलकम नोल्स के सजेशंस, मेलकम नोल ने कुल 6 सुझाव दिए। वो 6 सुझाव क्या है उसको समझ लेते हैं। 6 सुझाव इनके क्या थे, तो 6 सुझाव में इनके 6 सुझाव को समझ लेंगे। पहला सुझाव इनका क्या था उसको समझते हैं। इन्होंने पहला सुझाव दिया कि जो सीखना हो वह सीखना कैसा हो, सहयोगात्मक रूप में और सकारात्मक माहौल में। सहयोगात्मक रूप में और सकारात्मक माहौल में जब भी सिखाएं तो उनको बच्चों को सहयोग करें और सकारात्मक माहौल में। यह नहीं कि कोई वहां पे जो है बच्चों की जो है रैगिंग करने वाला हो, बच्चों की रैगिंग करे ऐसा नहीं हो, बच्चों को खींचे ऐसा नहीं हो, बच्चों को खाली ऐसे ही छोड़ दे जाओ सीख लो। तो बच्चों को जब तक निर्देश नहीं करोगे तब तक बच्चा नहीं सीखेगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि सहयोगात्मक रूप में और एक सकारात्मक वर्गखंड का निर्माण करना। पहली बात उन्होंने कही, सुझाव दिया कि सीखने के लिए
सीखने के लिए सहयोगात्मक, सीखने के लिए सहयोगात्मक तथा सकारात्मक माहौल का निर्माण, सहयोगात्मक तथा सकारात्मक माहौल का निर्माण। बच्चों को सीखने के लिए क्या करना, तो सहयोगात्मक तथा सकारात्मक माहौल का निर्माण करना, जिससे कि वह सीख सके, जिससे कि वह सीख सके, सीखने के लिए प्रेरित हो सके। वही कहा कि हर एक बच्चे की, हर एक वयस्क की, जो भी वयस्क है, उस प्रत्येक वयस्क विद्यार्थी की जरूरतों को पर शोध करे कि उसकी जरूरत क्या होगी, प्रत्येक बच्चे की जरूरतों पर शोध करे। जो उन्होंने कहा सुझाव, ये टीचर्स के लिए सुझाव दिया कि प्रत्येक बच्चा जो है, प्रत्येक बच्चे की जो प्रत्येक वयस्क बच्चा है, उसकी आवश्यकता क्या है। हो सकता है कोई ऑडिटरी लर्नर हो, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर हो, कोई ऑडियो विजुअल लर्नर हो, या कोई जो है यहाँ पे कुछ क्रिटिकल लर्निंग करने आया हो, या उसी में कोई क्रिएटिव हो, कोई जो है वो गिफ्टेड हो, कोई डाइवर्जन हो, कोई कन्वर्जन हो, अलग अलग प्रकार के लर्नर हो सकते हैं। उन लर्नर की रुचि क्या है, उस रुचि पर शोध करें और उसको उसी हिसाब से लेके जाए। जैसे आप लोग देखते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी क्लास में शोध करते हैं, हम लोग भी निरंतर शोध करते हैं। शोध कैसे करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। शोध करते हैं, देखते हैं कि कौन बच्चा कंप्यूटर चलाता है। हम आते हैं तो सबसे पहले शोध करते हैं, भाई कौन कंप्यूटर चलाता है, तो कंप्यूटर चलाने वाला कौन है, उसको कंप्यूटर का काम दिया जाएगा। कौन गाना गाने वाला है, सिंगिंग करने वाला कौन है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ताकि यही सब निखारेंगे उनको। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाला कौन है, कौन जो है ऑफिस का काम कौन अच्छी तरह से समझ सकता है, तो उसको ऑफिस के कार्य में दे सकते हैं। कौन मैनेजमेंट अच्छा कर सकता है, तो उसको मैनेजमेंट के भी कार्य देते हैं, मैनेजमेंट का काम। कौन जो है वह डांस वगैरह कर सकता है, कौन एंकरिंग कौन कर सकता है, ये सारी एक्टिविटी, इन सारी एक्टिविटी को भी हम सोचते हैं। तो अब बच्चे को हम इसको इसी हिसाब से सिखाने का काम करेंगे। इसको सिंगिंग वाले को सिंगिंग वाले के हिसाब से हम सिखाने की कोशिश करेंगे। जो ऑफिस का वर्क करने वाला है, उसको ऑफिस वर्क के काम के साथ सिखाएंगे। तो जो बच्चा जैसा सीखने वाला होता है, उसको वैसे ही फाइंड आउट करना, और फाइंड आउट करके उसको उसी हिसाब से सिखाना। या खाली एक ही चीज को किताब 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 पढ़ लो, वह चीज एंड्रोगोजी का पार्ट नहीं होता है, वह पेडागोजी का पार्ट होता है कि किताबों से बच्चे पढ़ लेंगे। वहां पे आपको पढ़ाना पड़ेगा, फैसिलिटेट करना पड़ेगा, यहाँ पे फैसिलिटेशन, यहाँ पे गाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंटर करना है। इस चीज को उन्होंने कहा कि सकारात्मक माहौल का निर्माण करना और प्रत्येक बच्चों की रुचियों को जानना, प्रत्येक बच्चों की रुचियों को जानना। यह उन्होंने क्या बताया, अपना दूसरा वाला सुझाव दिया टीचर्स के लिए, वह दिया कि टीचर्स को क्या करना, तो विद्यार्थियों की रुचियों और जरूरतों पर शोध करना। विद्यार्थियों की रुचियों और जरूरतों पर शोध करना, ये उन्होंने सुझाव दिया। और उन्होंने क्या सुझाव दिया, चलिए मैंने जितनी बातें बताई उन बातों को ध्यान से रखिएगा और उन बातों को समझ करके अपना रखे रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम में अगर प्रश्न आए तो आप उन प्रश्नों का जवाब दे सकें। फिर आगे बात करी उन्होंने, रुचियों पर जरूरतों पर शोध करने के साथ साथ में उन्होंने कहा कि इसके अलावा यही काम खत्म नहीं होता है, इसके अलावा उनकी जरूरतों के आधार पर सीखने का लक्ष्य बनाए। जैसा उनकी रुचि बन गई और उसी रुचि के आधार पर उनका लक्ष्य बनाए सीखने का। क्या करें, रुचियों और जरूरतों के आधार पर सीखने का लक्ष्य तैयार करें। जरूरतों के आधार पर सीखने का लक्ष्य निर्धारित करें। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था एग्जांपल कि कोई बच्चा सिंगिंग वाला है, कोई बच्चा डांसिंग वाला है, तो उसके उसी सिंगिंग डांसिंग के आधार पे क्या करना, लक्ष्य को निर्धारित करना और उसी हिसाब से उसको सिखाना कि चलो हम तुम्हें इसी हिसाब से सिखाएंगे और कुछ काम नहीं करना, इतना ही करते करते तुम वो भी काम कर लोगे, सीख लोगे। तो बच्चे की जो इंटरनल जो रुचि है, उस इंटरनल रुचि के आधार पर बच्चा मोटिवेट होकर के खुद से सीख पाएगा। तो वह तैयार भी हो पाएगा, रेडी भी हो पाएगा, वह ओरिएंट भी हो पाएगा, वह मोटिवेट भी हो पाएगा और वह साथ में सीख भी पाएगा। तो तीसरा वाला था यहाँ पे क्या था कि सीखने के लक्ष्य निर्धारित करना उसकी रुचियों के आधार पर। फिर उन्होंने कहा कि उसके आधार पे गतिविधि का निर्माण करना, यानी लक्ष्य निर्धारित करना, अब यहाँ से गतिविधि बनाना कि कौन कौन से लक्ष्य तो बना दिया, अब हम गतिविधि कौन कौन सी तैयार करें, यानी एक्टिविटी कौन कौन सी बनाए, यानी वो कैसा बनाए कि बच्चे सीखने लगे। तो इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर गतिविधि का निर्माण करना, गतिविधि यानी एक्टिविटी या टास्क का निर्माण करना। सीखने की गतिविधि का निर्माण करना,
सीखने की गतिविधि का निर्माण करना। कैसे? तो सीखने की गतिविधि का निर्माण करना उसी आधार पे कि बच्चे जैसे सीख सके, बच्चे जैसे सीख सके, बच्चों की जैसी रुचि है, उसी रुचि के आधार पर हमने लक्ष्य निर्धारित किया और उन लक्ष्यों में जो छोटे छोटे टास्क हैं, उन छोटे छोटे टास्कों पर क्या करना, उस पर उनकी गतिविधि निर्माण करना। तो गतिविधि निर्माण करना, फिर उन्होंने कहा अब वो जो गतिविधियां हमने ली हैं, उन गतिविधियों के आधार पे क्या करना, रणनीतियां, संसाधन और विधियों का निर्माण करना कि कैसे पढ़ाएंगे। चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए लूंगा। मैंने कहा कि इन्हीं गतिविधियों के आधार पर क्या करना, तो रणनीति, संसाधन और विधियों का निर्माण करना। रणनीति, संसाधन एवं शिक्षण विधियों का निर्माण करना। इसको मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगा। निर्माण करना ये हो गया। फिर उन्होंने कहा कि जब आपने कर लिया, ये कितने हो गए, 5 पॉइंट हो गए। फिर उन्होंने 6वां पॉइंट में कहा कि जब आपने सब कुछ कर लिया है तो अगले चरण में जाने से पहले उसका लगातार मूल्यांकन करें और उसकी समीक्षा भी करें, जहां जहां जरूरत है वहां पे संशोधन भी करें। उन्होंने कहा कि अब जब आपने पढ़ा लिया तो पढ़ाने के बाद क्या करें, उसका मूल्यांकन करें। आपने अब कर लिया, इसको इंप्लीमेंट करें, शिक्षण विधियों का निर्माण करें, पढ़ाएं। अब पढ़ाने के बाद अगले चरण पे जाने से पहले मूल्यांकन करें। पढ़ाने एवं कार्यान्वित करने के बाद अगले चरण पे जाने से पहले, अगले चरण पर जाने से पहले मूल्यांकन करें। अगले चरण पर जाने से पहले मूल्यांकन करें। अगले चरण पे जाने से पहले मूल्यांकन करें और क्या करें, मूल्यांकन करने के बाद उस गतिविधि की समीक्षा करें। गतिविधि की समीक्षा करें। जरूरत लगे तो क्या करें, संशोधन करें। जरूरत लगे तो संशोधन करें। जरूरत लगे तो संशोधन भी करें। चलिए यहां तक हमने सीख लिया। क्या क्या हमने पढ़ा कि ये बातें हैं, सीखने के लिए सहयोगात्मक तथा सकारात्मक माहौल का निर्माण करना, विद्यार्थियों के लिए रुचि और जरूरतों पर शोध करना, आवश्यकता के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करना, सीखने की गतिविधि का निर्माण करना, रणनीति संसाधन और शिक्षण विधियों का जो है चयन करना, निर्माण करना। उसके बाद पढ़ने के लिए कार्यान्वित पर मतलब जो पढ़ा दिया, कार्यान्वित कर दिया, उसका मूल्यांकन करना अगले चरण पे जाने से पहले। चलिए मैं यहीं पे एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने क्या किया, इसके चरण ले लेते हैं। इन्होंने क्या किया, 6 सुझाव दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा है, कोई बच्चा है, इस बच्चे की क्या करना, इस बच्चे के लिए सबसे पहले माहौल बनाना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना, माहौल तैयार करना कि हमने बच्चा तैयार कर दिया। ये स्कूल है, मान लीजिए क्या है, ये स्कूल है। यह स्कूल है। इस स्कूल में सारे बच्चे, कोई बच्चा यहां से आकर के इंटर हो गया, कोई बच्चा यहां से आकर के इंटर हो गया, कोई बच्चा यहां से इंटर हो गया, कोई बच्चा यहां पे इंटर हो गया, कोई बच्चा यहां से इंटर हो गया। सारे बच्चे आकर के स्कूल में इंटर हो गए। अब सारे बच्चे इंटर हो गए। अब इंटर होने के बाद क्या कर रहे हैं हम, सारे बच्चे इंटर हो गए। अब इस इंटर के लिए हमने क्या किया, स्कूल का माहौल बना दिया। सारे बच्चे इस स्कूल के माहौल में आकर के सीख रहे हैं। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, या फिर ये वाला बच्चा, ये वाला बच्चा, जो जितने भी बच्चे हैं, उन सारे बच्चों की आवश्यकता के आधार पे, उन सारे बच्चों की आवश्यकता को हमने क्या किया, पहचान लिया। देखिए पहला तो हमने माहौल तैयार किया। माहौल तैयार करने के बाद हमने उनकी विद्यार्थियों की रुचि और जरूरतों को पहचाना। उनकी रुचियों और जरूरतों को पहचान लिया। अब क्या करना, पहचान लिया, पहचानने के बाद क्या करना, इनकी जरूरतों पर शोध करना। साथ साथ में अब क्या करना, इनके लिए लक्ष्य तैयार करना। जो ये वाले बच्चे हैं, रेड वाले बच्चे, जो हमने देखा कि ये रेड वाले बच्चे हैं, ये वाले बच्चे, ये कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं। चलिए इतने बच्चे हो गए। इनके लिए लक्ष्य हमने अलग से तैयार किया। इनके लिए लक्ष्य अलग से तैयार किया, इनको सिखाने के लिए लक्ष्य अलग से। वहीं हमने देखा कि जो ये इस ब्लैक कलर वाले स्टार बच्चे हैं, इनके लिए लक्ष्य हमने अलग से तैयार किया। फिर उसके बाद देखा हमने जो ब्लू वाले बच्चे हैं, ब्लू वाले बच्चों के लिए हमने लक्ष्य अलग से तैयार किया। सारे बच्चों की जरूरत आवश्यकता के आधार पर हमने क्या किया, लक्ष्य निर्धारित कर दिया। क्या लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि इसको इस तरह से पढ़ाना है, इसको इस तरह से पढ़ाना है। अब लक्ष्य निर्धारित करना ही पूरा नहीं होगा। लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ में क्या करना, उनके लिए गतिविधि बनाना कि इनको कैसे पढ़ाएंगे। मान लीजिए यार सबसे टॉप लेवल के या मिडिल लेवल के और यार एकदम बिल्कुल बच्चे बिल्कुल लो लेवल के हैं, तो इनके लिए कैसे बनाएंगे, पढ़ाएंगे, इनके लिए कैसे पढ़ाएंगे, इनके लिए कैसे पढ़ाएंगे।
तो उनकी गतिविधियों का निर्माण करना। अब गतिविधियों का निर्माण करने के बाद उनको पढ़ाएंगे कैसे, तो पढ़ाने के लिए इनके लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल, इनके पढ़ाने के लिए शिक्षण विधि कैसी होगी, तरीका कैसा होगा, वो सभी निर्धारित करना। तो उन्होंने बताया कौन से में, चौथे में। अब जब पढ़ा लिया, मतलब सब ले लिया, लेने के बाद अब इनको क्या करना, पढ़ाना, इन सारे बच्चों को पढ़ाना। पढ़ाने के बाद यहाँ पे एक टास्क पूरा हुआ, एक टास्क पूरा हुआ। दूसरे टास्क पर जाने से पहले, मान लीजिए ये टास्क है, यहाँ पे एक माइलस्टोन है, इस माइलस्टोन से अब दूसरा माइलस्टोन यहाँ पे है, ये पहला है, ये दूसरा है। ये पहला हमने पढ़ा दिया, पहला लेसन हमने पढ़ा दिया बच्चों को, पहला लेसन पढ़ा दिया। अब दूसरे लेसन पे जाने से पहले, दूसरे माइलस्टोन पर जाने से पहले इस माइलस्टोन का पूरा मूल्यांकन करना, इस माइलस्टोन का पूरा मूल्यांकन करना कि जो बच्चे थे, ये लक्ष्य हमने जो निर्धारित किया था बच्चों के लिए, जो हमने टास्क निर्धारित किया था, जो गतिविधि निर्धारित करी थी, जो पढ़ाया था, जो पढ़ाने का तरीका था, क्या वह बच्चों को हूबहू मिला, हूबहू मिला। अगर नहीं मिला तो कहां कमी रह गई थी, कहां कमी रह गई थी, उन कमियों पर मूल्यांकन करके उसका संशोधन करना, संशोधन करना, उसमें रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद फिर आगे की रणनीति बना करके दूसरे लेसन को पढ़ाना। इस प्रकार की प्रक्रिया को इन्होंने सुझाया, किसने, मेलकम नोल्स ने। कहा कि बच्चों को सिखाना अनुभव के आधार पे, और उन्होंने 6 प्रकार के सुझाव दिए, और उन्होंने कहा कि सिखाने के 5 प्रकार के उन्होंने तरीके बताए, धारणाएं बताई, किस तरह से बच्चे सीखेंगे और उनको इस तरह से सिखाना है। चलिए, तो 5 धारणाएं हो गई, 6 प्रकार के सुझाव हो गए। इन्होंने कुछ और बताया, इन्होंने कहा 7 प्रकार के इच्छित परिणाम उन्होंने बताया, डिजायरेबल आउटकम्स। जब हम पढ़ाएंगे एंड्रोगोजी में 7 प्रकार के उन्होंने डिजायरेबल आउटकम्स बताए। इन्होंने मेलकम नोल्स ने 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 7, जो लास्ट वाली बात है उन्होंने इसमें सुझाव, मैं यहीं पे लेता हूं, ध्यान से समझिएगा ये सातों बातें क्या है। सातों बातें क्या है, मेलकम नोल्स ने 7 इच्छित परिणाम बताए, यानी 7 डिजायरेबल आउटकम्स, 7 डिजायरेबल आउटकम्स, 7 इच्छित परिणाम, 7 इच्छित परिणाम उन्होंने बताया कि जब हम पढ़ाएंगे तो हमको वो इच्छा चाहिए, वो होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले जरूरत क्या है, उन्होंने कहा कि बच्चों को कैसे करेंगे, तो परिणाम उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सेल्फ नॉलेज, सबसे पहला तो उन्होंने बताया, पहला वाला, पहली की चर्चा उन्होंने करी, सेल्फ नॉलेज, बच्चों को सेल्फ नॉलेज बताना कि वह कहां पे है, क्या है, वह उनको होना, सेल्फ नॉलेज पहला बताया। दूसरा जो उन्होंने चर्चा करी, दूसरे की बात उन्होंने करी, कहा कि ग्लोबल सिटीजनशिप बनाना, बच्चों के लिए ग्लोबल सिटीजनशिप बनाना। क्या हो रहा है, दूसरा इच्छा, मतलब ये पढ़ा लेंगे, पढ़ाने के बाद क्या होगा, बच्चों को उनका खुद का नॉलेज हो जाएगा कि हम कौन है, हम टीचर बन गए। और साथ साथ में टीचर कैसे बने, ग्लोबल के, खाली इंटरनल, खाली अपने लोकल के नहीं है, खाली घर के नहीं है, शहर के नहीं है, सिटी के नहीं है, देश के नहीं है, पूरे ग्लोबल सिटीजनशिप। तो ग्लोबल सिटीजनशिप उनको तैयार करना, ग्लोबल सिटीजनशिप के लिए तैयार करना। और उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने और क्या बात करी, उन्होंने कहा कि बच्चों को इन सेल्फ नॉलेज, ग्लोबल सिटीजनशिप के अलावा उनको पॉजिटिव, बच्चों के अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड भी तैयार करना। जो तीसरी बात उन्होंने करी, पॉजिटिव एटीट्यूड की, पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करें। यानी उन्होंने कहा कि इच्छा क्या है, तो पहला कि बच्चों के अंदर में सेल्फ नॉलेज तैयार करना, उनके लिए ग्लोबल सिटीजनशिप तैयार करना, और पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करना। और क्या कहा उन्होंने कि बच्चों के अंदर में सत्य को समझना और सत्य को जानने की भाव तैयार करना। चौथा हमने कहा सीकिंग ट्रूथ का मतलब क्या, सत्य को जानना और सत्य को पहचानना, सत्य को जानना और पहचानना, ये भाव भी उनके अंदर में तैयार करना। और क्या कहा, और साथ साथ उनकी पर्सनालिटी का भी विकास करना। तो उन्होंने कहा, जो पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया, कहा कि पर्सनालिटी, बच्चों के अंदर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बच्चों के अंदर में विकास करना। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, छठवीं बात जो बताई उन्होंने, उनके अंदर में इसेंशियल वैल्यू भी तैयार करना। छठवीं बात, इसेंशियल वैल्यू, जो वैल्यू जरूरत है, जैसे बच्चों के अंदर में सोशल वैल्यू की जरूरत है, बच्चों के अंदर में इमोशनल वैल्यू की जरूरत है, बच्चों के अंदर में मोरल वैल्यू की जरूरत है, बच्चों के अंदर में एथिकल वैल्यू की जरूरत है। ये सारे वैल्यू, उस लेवल पे जो वैल्यू की जरूरत है, वो वैल्यू भी बच्चे के अंदर में विकास करना। तो इसेंशियल वैल्यू उनके अंदर में डेवलप कराना। साथ साथ में सोशल ऑर्डर, क्या सोशल ऑर्डर है उसके बारे में परिचित कराना।
सोशल ऑर्डर क्या है, वो सोशल ऑर्डर भी बच्चों के अंदर में बताना। ये सोशल ऑर्डर क्या हो सकते हैं कि जैसे समाज में कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किसका आदर करना है, किसका सम्मान करना, कौन सी धरोहर है उसका उसका सम्मान करना, उसको अपना समझना है। ये सारे सोशल ऑर्डर जो है, एक के बाद एक, हमारा काम, हमारे काम दूसरा, दूसरी बात तीसरा, तीसरी बात चौथा, वो सोशल ऑर्डर भी हमको समझना कि हम क्या थे। हम पहले छोटे थे, हमारा हमारा घर था, फिर परिवार हुआ, फिर देश हुआ, फिर गांव हुआ। ये सोशल ऑर्डर है। ये सोशल ऑर्डर भी उनके अंदर में विकसित करना। ये उन्होंने 7 प्रकार की डिजायरेबल आउटकम बताए। पहला आउटकम बताया उन्होंने सेल्फ नॉलेज, दूसरा बताया ग्लोबल सिटीजनशिप, तीसरा बताया पॉजिटिव एटीट्यूड, और चौथा बताया सीकिंग ट्रूथ यानी सत्य को जानना पहचानना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया। एसेंशियल वैल्यू बताया कि अलग अलग प्रकार की वैल्यू, वो भी जरूरत है, वो भी विकसित करना। साथ साथ में उन्होंने सोशल ऑर्डर के बारे में भी चर्चा करी। तो ये थे मेलकम नोल्स। मेलकम नोल्स की के एंड्रोगोजी थ्योरी थी। मेलकम नोल्स की एंड्रोगोजी थ्योरी मैंने आपको सबसे पहले बताया। उनका परिचय कौन थे? ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनका जो जन्म कब हुआ था? 1913 में, और इनकी मृत्यु थी 1997 में। यह जो है इनका योगदान थ्योरी ऑफ एंड्रोगोजी के रूप में था। तो एंड्रोगोजी शब्द इन्होंने नहीं दिया होता। एंड्रोगोजी शब्द किसने दिया हुआ था? अलेक्जेंडर कैप ने दिया हुआ था। ये जो मेलकम नोल्स है वो ह्यूमनिस्ट लर्निंग थ्योरी के बारे में जाने जाते हैं। साथ साथ में इन्होंने क्या बताया? 5 धारणाएं बताई, 6 सुझाव बताए, और 7 प्रकार के डिजायरेबल आउटकम बताए। तो ये याद रखिएगा, क्या? 5 धारणाएं, 7 डिजायरेबल आउटकम्स और 6 प्रकार के सुझाव। तो ये पूरा का पूरा मेलकम नोल्स आपके स्क्रीन पे, और आपके स्क्रीन पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं आप कर लीजिए। फिर इसके बाद हम मिलते हैं अगली थ्योरी में। चलिए, तब तक आप इसको देख लीजिए। कम कर दो इसमें। फैन बंद कर दो। चलिए, वेलकम बैक। हम यहां से पढ़ेंगे अगली थ्योरी। अगली थ्योरी है पाउलो फेरेरे का सिद्धांत। तो पाउलो फेरेरे का सिद्धांत है, वो पढ़ेंगे हम यहां से। पाउलो फेरेरे जी भी जो है वो सिद्धांत उनका थोड़ा सा ही है। जैसे हमने नोल्स जी को पढ़ा है, वैसे फेरेरे जी भी हैं। उनका सिद्धांत भी बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा ही है, छोटा सा ही है। इन्होंने 5, 6, 7, ये याद रखिएगा, 5, 6, 7, 5 उनके धारणा, 6 सुझाव, और 7 प्रकार के उन्होंने बताए आउटकम्स, डिजायरेबल आउटकम्स। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब आगे चलेंगे, हम यहां से पढ़ेंगे पाउलो फेरेरे का सिद्धांत। पाउलो फेरेरे का सिद्धांत क्रिटिकल पेडागोजी इनको कहते हैं। ये भी पेडागोजी में आते हैं और ये भी ह्यूमनिस्ट थ्योरी भी है। तो इनको कहते हैं पाउलो फेरेरे का थ्योरी। चलिए, पाउलो फेरेरे की थ्योरी पढ़ते हैं यहां से। सभी लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। पाउलो फेरेरे, पाउलो फेरेरे। पाउलो फेरेरे क्या थे? तो पाउलो फेरेरे पाउलो पाउलो फेरेरे। पाउलो फेरेरे को समझेंगे। पाउलो फेरेरे कौन थे, इनका सिद्धांत क्या था, इनके बारे में समझते हैं। चलिए, बहुत ही छोटी सी थ्योरी इनकी भी है। इन्होंने क्या काम किया हुआ, तो इनका आलोचनात्मक सिद्धांत भी है। इनका आलोचनात्मक सिद्धांत भी है, इनके बारे में समझ लेते हैं। ये कौन है, थोड़ा सा परिचय समझ लेंगे इनका। सेम वैसे ही समझेंगे जैसे हमने उनको पढ़ा हुआ था।
तो उससे छोटी सी थियरी है, बहुत ज्यादा काम नहीं है। ये पाउलो फेरेरे जो है ना, जैसे हम लोग थे, जैसे हम लोग हैं, वैसे बेचारे ये भी थे, ये भी थे गरीबी में जीने वाले, गरीबी में जीने वाले और गरीबी से जी करके निकल करके आगे निकले थे पाउलो फेरेरे जी। ये एक गरीब गरीब इलाके के थे और गरीब घर में इनका जो पैदाइशी हुई थी। ये धीरे धीरे संघर्ष करते हुए उन्होंने देखा, और उस संघर्ष में इतना संघर्ष इन्होंने देखा हुआ था कि उन्होंने देखा कि जो दलित लोग हैं, उन दलितों को कोई वहां पे भी नहीं कोई पढ़ाता था, वहां पे भी इनको कोई नहीं पढ़ा, वहां पे भी नहीं पढ़ाता था। तो इन्होंने देखा कि दलितों को कैसे लोग शोषित करते हैं, तो उसको आगे कैसे प्रमोट किया जाए, तो उन्होंने उस पर काम किया। चूंकि ये गरीबी से निकले हुए थे तो उन्होंने उन पर काम किया, तो इसीलिए इनकी थ्योरी जो है काफी फेमस हुई। गरीबों को ऊपर की, गरीबों के ऊपर उन्होंने जो बात किया, तो ये ऑप्रेस्ड लोगों पे, जो ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, उन पर इन्होंने अपना सिद्धांत बनाया था और उसी पर इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और लड़ाई लड़ करके बहुत बढ़िया सा मिशन तैयार किया था, बहुत बढ़िया मिशन तैयार किया था, जिसको साक्षरता मिशन नाम दिया गया था, साक्षरता मिशन। तो साक्षरता मिशन पे इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया, तो बढ़ चढ़ के भाग लिया क्यों? यह खुद गरीबी से निकले हुए थे, तो गरीबी से निकल करके बहुत समय के बाद इनको स्कूल में पढ़ाई के लिए मौका मिला। इन्होंने लॉ भी करी, बट लॉ में इनको बहुत ज्यादा ये ध्यान नहीं हुआ, लॉ के बारे में इन्होंने डीप नहीं पढ़ा, बट इन्होंने एजुकेशन के बारे में ज्यादा काम किया, एजुकेशन के बारे में काम किया। और खास जो इन्होंने एजुकेशन के बारे में काम तो किया, जो जो लोग बेचारे, जो दलित लोग थे, दलित लोगों को आगे बढ़ाने का काम जो है इन्होंने उस टाइम पे अपने यहाँ किया, और बहुत बड़ा मूवमेंट इन्होंने चलाया हुआ था, इसीलिए फेरेरे को जाना जाता है। चलिए हम पढ़ेंगे फेरेरे जी को। फेरेरे का परिचय क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। फेरेरे का परिचय, फेरेरे का परिचय, नाम इनका बड़ा है, नाम इनका थोड़ा सा बड़ा है। नाम क्या है? तो पाउलो रिगलस इनका नाम है, पाउलो रिगलस, पाउलो रिगलस नीवेस फेरेरे। पाउलो रिगलस नीवेस फेरेरे, ये इनका नाम है पूरा, 4 नाम है, पाउलो रिगलस नीवियस फेरेरे। फेरेरे, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका 1921 में हुआ था, जन्म इनका 1921 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब? सितंबर 19 सितंबर 19 सितंबर 1921 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कब? तो मृत्यु हुई थी 2 मई 1997 को, 2 मई 1997 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब इनका जो सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया कि ये जाने जाते हैं, कैसे जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं कैसे? तो ये जाने जाते हैं, जो जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो दलित लोग हैं, दलित लोगों की शिक्षण के बारे में इनको जाने जाते हैं। और यह कहाँ के थे? यह कहाँ के थे? यह ब्राजील के, यह ब्राजील के थे, ब्राजील के शिक्षाविद, शिक्षाविद थे। और ह्यूमैनिटिक थ्योरी, जो ह्यूमैनिटिक थ्योरी है, उस मानवतावाद शिक्षण में, मानवतावाद सिद्धांत में इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के काम लिया हुआ है। तो ब्राजील के शिक्षाविद एवं दार्शनिक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पुस्तक लिखी, तो पुस्तक के लिए इनको दार्शनिक भी कहा जाता है, एवं दार्शनिक थे। क्या? ब्राजील के शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे। यह जब शुरू में इनका जो लालन पालन हुआ वो गरीबी में हुआ, तो इन्होंने गरीब लोगों की शिक्षा के लिए काम किया। शुरुआत में इनका लालन पालन पोषण गरीबी में हुआ, और गरीबी को ध्यान में रखते हुए, इन्होंने गरीबों के लिए काम किया, इन्होंने गरीबों की शिक्षा,
के लिए काम किया, गरीबों की शिक्षा के लिए काम किया। इन्होंने अपने यहां साक्षरता मिशन चलाया। ब्राजील में साक्षरता मिशन पर साक्षरता मिशन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें साक्षरता मिशन में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनकी जो है पुस्तक थी क्रिटिकल शिक्षण। इनकी क्रिटिकल शिक्षण, एक क्रिटिकल शिक्षण के बारे में जाने जाते थे। यह क्रिटिकल शिक्षण, क्रिटिकल टीचिंग, या क्या तो क्रिटिकल टीचिंग या क्रिटिकल पेडागोजी, या क्रिटिकल पेडागोजी दिख रहा है, क्रिटिकल पेडागोजी के पक्षधर थे। यह क्रिटिकल पेडागोजी को मानते थे, क्रिटिकल पेडागोजी को मानते थे, और यह दलितों की शिक्षण पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इनकी कृति है, इनकी कृति दलितों का शिक्षण, इनकी कृति दलितों का शिक्षण, जिसे कहा गया पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, जिसे क्या कहा गया, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड, पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड 1968 में आई थी। काफी फेमस थी, से प्रसिद्ध हुई। ये किससे प्रसिद्ध हुए, ये किसी पे लिए तो इनकी बातें मैंने क्या बताई आपको कि इनका पाउलो का पूरा नाम क्या है, तो पाउलो फेरेरे का पूरा नाम क्या है, पाउलो रिगस निवेलियस फेरेरे। इनका जन्म 19 सितंबर 1921 को में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 2 मई 1997 को हुई थी। ब्राजील के शिक्षाविद एवं दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। इनका शुरुआत में गरीबी में इनका लालन पोषण हुआ था, इसलिए गरीबों के ऊपर उन्होंने काम किया, गरीबों के ऊपर काम किया। खास इन्होंने दलितों के ऊपर काम किया, दलितों के ऊपर काम किया, और दलितों की पुस्तक इन्होंने जो है इन्होंने पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड वो उन्होंने प्रकाशित किया। उसी से काफी फेमस हुए और इसलिए इनको पढ़ा जाता है, और इन्हें क्रिटिकल पेडागोजी के रूप में भी जाना जाता है, और क्रिटिकल पेडागोजी के पक्षधर हैं। ये कहते हैं कि जो पेडागोजी हो बिल्कुल क्रिटिकल हो, खाली एक पक्ष के लिए नहीं, सारे लोगों के लिए, खाली एक लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए हो, तो ये इसको जो है उन्होंने माना हुआ था। चलिए, यहां तक हमने समझ लिया। अब आगे समझते हैं फेरेरे का क्या कहना था, फेरेरे क्या मानते थे, फेरेरे मानते क्या थे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फेरेरे का मानना था कि एजुकेशन, इनका ये मानना था, ये पूछा जाता है कभी कभी, फेरेरे का मानना, फेरेरे का क्या मानना था, ये मानते थे, इनका कहना था कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन को, शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है, ये एक अच्छे मोटिवेटर भी थे, तो ये कहते हैं कि शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती, शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती। इन्होंने कहा शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती, तो शिक्षा लोगों को बदलती। इन्होंने कहा शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती, शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती, शिक्षा लोगों को बदलती है। पिक द फोन। शिक्षा लोगों को बदलती है, शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती है, शिक्षा लोगों को बदलती है। अब क्या, लोग दुनिया को बदलते हैं, शिक्षा लोगों को बदलती है और लोग दुनिया को बदलते हैं, लोग दुनिया को बदलते हैं।
देखिए क्या बात है, यहाँ पे बात हुई किसकी, दुनिया की। बदलना है किसको, दुनिया को। दुनिया को बदलना है तो दुनिया को बदलने के लिए करना क्या होगा, दुनिया को बदलना होगा तो शिक्षा देनी पड़ेगी। दुनिया को बदलना है तो दुनिया को बदलना है तो शिक्षा देनी पड़ेगी। तो यहाँ कह रहा है कि शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती है, शिक्षा के माध्यम से दुनिया नहीं बदलेगी। शिक्षा पहले किसको देनी है, दुनिया को नहीं देनी है। शिक्षा किसको देनी है, व्यक्ति को देनी है। व्यक्ति को देनी है, वह व्यक्ति जो है, लोग, उसमें रहने वाले लोग जो हैं, उनको जब आप शिक्षा देंगे, उनको शिक्षित करेंगे तो क्या होगा, वह दुनिया को बदल पाएंगे। जैसे हमने कहा कि शिक्षा बना दो, दुनिया को बदल देगी। शिक्षा का विकास कर दो भैया, शिक्षा का धारणा बनाने से, शिक्षा की स्कीम बनाने से, शिक्षा के डिपार्टमेंट बनाने से नई शिक्षा बदलेगी। लोगों को शिक्षा देनी पड़ेगी, एक एक व्यक्ति को, एक एक इंडिविजुअल को शिक्षा देंगे, तब जाकर के वह इंडिविजुअल क्या करेंगे, शिक्षा को के माध्यम से दुनिया को बदल पाएंगे। कि उन्होंने अपना एक स्लोगन दिया कि शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती, शिक्षा लोगों को बदलती है और लोग ही दुनिया को बदलते हैं, ये उन्होंने बताया। अब इसी आधार पे जो है उन्होंने अपनी कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं। उनकी पुस्तकें क्या थी, उनकी पुस्तकों को समझ लेते हैं। इनका जो योगदान है, वो योगदान क्या था उसको समझ लेते हैं। योगदान, फेरेरे का योगदान। फेरेरे का योगदान क्या है, फेरेरे का योगदान क्या है, योगदान के बारे में समझ लेते हैं। तो इन्होंने जो है सबसे पहली तो पुस्तक इन्होंने लिखी क्या, पेडागोजी ऑफ द अप्रेस्ड। पेडागोजी ऑफ द अप्रेस्ड, ये इनकी पुस्तक जो मैंने यहां बताया, इनका योगदान ये है। पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड, ये इनकी पुस्तक थी, इसके बारे में इनका योगदान है। और दूसरा योगदान था पेडागोजी ऑफ द हर्ट, ये भी इन्होंने पुस्तक लिखी, पेडागोजी ऑफ हर्ट, ये भी इनका एक योगदान है। और इनका योगदान क्या है, इन्होंने एक लिखा पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, इस रूप में भी इनका योगदान है। और इनका क्या योगदान है, इन्होंने लिखा एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, एजुकेशन फॉर क्रिटिकल कॉन्शियसनेस, ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ये भी इनकी फेमस है। और लास्ट में इनकी जो पुस्तक है वो पॉलिटी ऑफ द एजुकेशन, इनका जो एजुकेशन है सबसे, पॉलिटी ऑफ द एजुकेशन, पॉलिटी ऑफ एजुकेशन, यह भी इनकी पुस्तक फेमस है। इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो यह पाउलो का मैंने परिचय बताया। पाउलो नहीं, पाउलो, पाउलो, पाउलो दूसरे थे, यह पाउलो दूसरे थे, यह पाउलो, पाउलो फेरेरे। पाउलो का नाम समझना करके आप फेरेरे का नाम समझिएगा। तो फेरेरे का जन्म जो है वो ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के शिक्षाविद माने गए और ब्राजील के जो है या वहां पे थ्योरिस्ट भी माने गए, तो दार्शनिक और शिक्षाविद माने गए। ये फेरेरे जो है वो जन्म से ही गरीब परिवार में थे, तो गरीब परिवार से इनका लालन पालन भी गरीब परिवार में हुआ। बट आगे चल करके इन्होंने काम किया, पढ़ाई करी, पढ़ाई करके वो आगे बढ़े। तो पढ़ाई करके जब आगे बढ़े तो इन्होंने ध्यान किया कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है। तो ये इन्होंने जो दलित परिवार के लोग हैं, जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको जो है इन्होंने आगे बढ़ाने के लिए प्रमोट किया। अपने यहाँ इन्होंने जो उनका साक्षरता मिशन है, साक्षरता मिशन, उस साक्षरता मिशन में बढ़ चढ़ के भाग लिया और लोगों को प्रमोट किया। उसी रूप में ये जाने जाने लगे। तो उसी आधार को मानते हुए उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ट, पेडागोजी ऑफ हर्ट, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम, एजुकेशन कॉन्शियसनेस, पॉलिटी ऑफ द एजुकेशन, ये सारी पुस्तकें लिखी। और इन्होंने भी कहा कि हर व्यक्ति का, हर ह्यूमन का पढ़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति का पढ़ने का अधिकार है, तो लोगों को पढ़ाना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए। तो इस रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने एक बात कही कि पढ़ने से, किसी को पढ़ाने से, मतलब दुनिया के लिए शिक्षा नहीं है, दुनिया के लिए शिक्षा नहीं है, शिक्षा किसके लिए, व्यक्ति के लिए। और व्यक्ति ही दुनिया को बदल सकता है। खाली दुनिया को शिक्षा दे देंगे तो दुनिया बदल जाएगी, सीखती जाएगी, ऐसा नहीं है। व्यक्ति को शिक्षा देंगे तो व्यक्ति दुनिया को बदलेगा। इसलिए व्यक्ति को शिक्षा देना है, इंडिविजुअल को शिक्षा देना, हर व्यक्ति को शिक्षा देना है, उस पर इन्होंने काम किया। तो ये था पूरा फेरेरे का जो है सिद्धांत। इसके पहले मैंने आपको सिद्धांत बताया, वो भी सिद्धांत जो आप मेलकम नोल्स का, वो समझ के रखिएगा। तो मेलकम नोल्स का सिद्धांत हमने आपके सामने फिनिश कर दिया और फेरेरे का सिद्धांत हमने आपके सामने फिनिश किया।
ये दोनों सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिसेंट है, तो रिसेंट है इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। इस पे भी प्रश्न आ सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है खाली इनके पाउलो का खाली नाम पूछा जाता है, और पाउलो का चूंकि ये पृष्ठ पर है पुस्तक, तो पुस्तक का नाम कहीं के पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा डीप इनके अंदर में प्रश्न नहीं आया, तो इसलिए मैंने डीप आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं समझी है, तो खाली मैंने एक सरफेस रूप में बताया है। और इन दोनों सिद्धांत पर बहुत ज्यादा मतलब खाली नहीं है, तो सरफेस सरफेस मैंने आपको खाली बता दिया है। तो जब ज्यादा जरूरत लगेगी तो एक आध बार इस पर और लेक्चर ले लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही है। यहाँ पे मैंने ह्यूमनिज्म की भी थ्योरी मैंने आपके सामने फिनिश करी। अब तक हमने जो है मास्लो को पढ़ लिया, अब तक हमने जो है वो रोजर्स को पढ़ लिया, हमने अब तक जो है वो कोल्ब को पढ़ लिया, कोल्ब के पढ़ने के बाद नोल्स और फेरेडे को पढ़ लिया। यहाँ तक हमारा जो है वो ह्यूमनिज्म थ्योरी जो